मित्रों, मुझे जितना उनके लिए कहना था मैंने कह दिया। मैं अब आपसे बात करूंगा। આમ તો અમારા ભરૂચ વાળાને ને સુરત વાળાને આ બહુ ગમે, એટલા માટે ગમે કે ટાંકા વાકા અટક હોય ને ટાંકા મારું અટક હોય ને અહીંયા આપણે બી ગાભાવાળા હોય ને લોખંડવાળા હોય ને બધું એક જેવું જ લાગે, બધું ઘરનું જ લાગે. તો એટલી નીકળતા અટકને કારણે પણ ભરૂચ અને સુરતના પટ્ટાના લોકોને जापान मित्रों साथ हो वो स्वाभाविक है. मित्रों, हम जिस प्रकार से विकास की यात्रा को लेकर के चले हैं, आज गुजरात में ये इंक के क्षेत्र में दूसरी कंपनी है. एक वापी में है और उसका भी दुनिया में नाम है. दूसरी आज जापान के साथ मिलकर के यहां हम काम कर रहे हैं. लेकिन मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि गुजरात की धरती पर प्रिंटिंग इंक जो मैन्युफैक्चर होती है उससे हिंदुस्तान की करेंसी प्रिंट नहीं होती है. दुनिया के कई देश हैं जिसकी करेंसी में प्रिंटिंग के लिए गुजरात में बनी हुई इंक का उपयोग होता है. लेकिन पता नहीं हमारी दिल्ली सरकार को क्या तकलीफ है कि अभी तक हमारे गुजरात के और हिंदुस्तान में भी कहीं पर बनी हुई हिंदुस्तानी कोई भी इंक का उपयोग हमारे देश की करेंसी के प्रिंटिंग में नहीं हो रहा है. और उसके कारण 250 करोड़ रुपयों से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को हमें गंवाना पड़ता है. और इतना सब करने के बाद भी फेक करेंसी बाजार में अपनी जगह जमा रही है. मैं आज यहां आया हूं तब इस कंपनी के मित्रों को और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और केमिकल वर्ल्ड के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको मैं आग्रह करता हूं कि हम रिसर्च करें, हम कोई ऐसी चीजें करें ताकि ऐसी इंक को हम खोज के निकालें ताकि फेक करेंसी की कोई संभावना न हो. फेक करेंसी को रोकने के लिए ये अपने आप में केमिकल, अपने आप में इंक खुद ही एक अपना सिक्योरिटी एजेंट के रूप में काम करता हो, ऐसी रिसर्च की बहुत बड़ी आवश्यकता खड़ी हुई है. मैं चाहता हूं कि गुजरात में इस प्रकार की कंपनी बनी है वो इस चैलेंज को उठाए. केमिकल फील्ड के जितने भी लोग हैं गुजरात में, वैसे केमिकल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हब गुजरात बना हुआ है. हो सकता है हमारा ये प्रयास देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है और उसमें भी देश के दुश्मनों की ताकत को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है. और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए. और मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वे हिंदुस्तान की करेंसी को छापने के लिए हिंदुस्तान में बनी हुई हमारी जो इंक है वो गुजरात से ले, गुजरात बाहर से ले, मेरा वो झगड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी कंपनियों को प्रमोट करें ताकि हम विश्वास के साथ कह सकें हाँ भाई कुछ दिनों में रिसर्च करके हम वैसी इंक बना पाएंगे ताकि हम ये फेक करेंसी के रैकेट से बाहर देश को निकालें. देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है फेक करेंसी से और उसको हम लाइट नहीं ले सकते हैं. मित्रों, करेंसी की दुनिया हो या स्विस बैंक के ब्लैक मनी हो, दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं और देश की इकोनॉमी को एक प्रकार से लकवा मार जाए उतनी उसकी ताकत होती है. और इसलिए मैं मानता हूं कि रिजर्व बैंक की इस बात को गंभीरता से सोचे और उस दिशा में कोई प्रयास हो, मैं समझता हूं ठीक होगा. भरूच का एक क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. एक प्रकार से मध्य गुजरात विकास के नए दौर की ओर चल रहा है. कच्छ और भरूच दो जिले ऐसे हैं मित्रों कि जहां एक जिले में किसी एक राज्य से भी ज्यादा एसईजेड है. हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं कि जिनके पास एक या दो से अधिक एसईजेड नहीं होंगे. कच्छ और भरूच दो जिले ऐसे हैं कि जहां 5 से ज्यादा एसईजेड है. आप
आप कल्पना कर सकते हो कि यहां की इकोनॉमी कितनी वाइब्रेंट होगी। किसी राज्य की तुलना में एक जिला खड़ा हो जाए, वो अपने आप में कितनी बड़ी अहम ताकत के रूप में खड़ा होता है, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए विशेष करके मध्य गुजरात में, उसमें भी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हम जो प्रगति कर रहे हैं, वो प्रगति आने वाले दिनों में स्थानीय नौजवानों के लिए रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करने वाला है। हमारा ये भी आग्रह रहा है कि हम लोकल यूथ को, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, उनको ट्रेन करें। ये भरूच डिस्ट्रिक्ट, बगल में नर्मदा जिला, तापी जिला, ये सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। हम उन ट्राइबल नौजवानों को ट्रेन करना चाहते हैं आईटीआई के माध्यम से, पॉलिटेक्निक के माध्यम से, टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से, और उसके द्वारा लोकल यूथ को अधिकतम रोजगार मिले और वे वैल्यू एडिशन के अंदर उनके स्किल का उपयोग करने लगे, ताकि इकोनॉमी को हम मल्टीपल इफेक्ट प्रोग्रेस के लिए दे सके, ग्रोथ के लिए दे सके। इन संभावनाओं को लेकर हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा उस दिशा में प्रयास है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उसका लाभ होने वाला है। मुझे इस बात का भी आनंद हुआ जब मुझे इस कंपनी की डिटेल बताई जा रही थी और उसमें जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट की बात हुई है, रिसाइकलिंग की बात हुई है। यहां से कोई ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहर नहीं जाएंगे जिसके कारण इस इलाके को कोई तकलीफ हो, यहां के नागरिकों को तकलीफ हो। इस प्रकार की स्टैंडर्ड कंपनियों के आने से और जो कंपनियां हैं उनको भी अपना स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन करने की एक इच्छा भी जगती है, कंपटीशन जगती है, और ये अपने आप में एक कैटलिस्ट एजेंट के रूप में रोल प्ले करते हैं। मैं मानता हूं कि एनवायरमेंट की, पॉल्यूशन की जितनी चर्चाएं होती हैं, उसमें इन प्रकार की चीजों का आने से एक विश्वास बढ़ता है कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, एक ऐसी जगह से आज मैं बोल रहा हूं कि काफी मेरी ये आने वाली बात का बड़ा रिलेवेंस है। हम 20वीं सदी को पार कर चुके हैं। एक प्रकार से 20वीं सदी का आखिरी दशक और 21वीं सदी का पहला दशक पूरे मानव जात पर, पूरे आर्थिक विकास के अंदर आईटी की बोलबाला रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रिक विकास की धारा चली है। मित्रों, पिछले 2-2.5 दशक में और आने वाले 1-2 दशक तक आईटी का प्रभाव रहना, आईटी के इर्द गिर्द दुनिया का बनना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आप मेरे शब्द लिख के रखिए, आईटी के बाद जो युग शुरू हो रहा है वो युग है ईटी का, और वो शायद पूरी 21वीं सदी को प्रभावित करने वाला है। उसका आयुष 80 साल तक है, ऐसा मैं देख सकता हूं। आईटी ने जिस प्रकार से जीवन के विकास की यात्रा के दौर को बदला है, ईटी सामान्य मानवी से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने वाले सबके लिए प्रभाव पैदा करने वाला होने वाला है। बहुत बड़ी मात्रा में विश्व में उसकी रिसर्च होने वाली है। हर जीवन का एक आधार ईटी बनने वाला है, और ईटी से मेरा मतलब है एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी।